हेलो गाइज, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है दहेज के कारण बेटी की बारात लौटी। एक बेटी की बारात दहेज के कारण दरवाजे से लौटी तो उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि अपने ही कमरे में अपने ही बिस्तर पर दुल्हन बनी बैठी मैं कभी मुस्कुरा रही थी तो कभी घबरा रही थी। एक ही दिन में मेरी जिंदगी इस तरह करवट ले लेगी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आज सुबह तक जो दुल्हन का जोड़ा मैं मुझसे पहना भी नहीं जा रहा था, अभी वह मुझ पर कितना खिल रहा है। और कल रात तक तो मैंने ना जाने कितनी बार अपनी किस्मत को कोसा था, लेकिन आज के पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ सब कुछ बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा है और मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे मेरी किस्मत यूं अचानक बदल गई। मैं हूँ रीता और आज ही मेरी शादी हुई है। सच कहूँ तो कुछ घंटों पहले ही मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल गईं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ एक ही दिन में जिससे मेरी दुनिया ही बदल गई। इस कहानी की शुरुआत करते हैं कल रात से। कानपुर के एक बड़े से मोहल्ले का छोटा सा मेरा घर कल रात किसी दुल्हन की तरह जगमगा रहा था। घर की छत से लेकर नीचे आंगन, चारों दीवार, सब कुछ लाइटिंग की रोशनी से खिल उठा था। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था और ये सब कुछ हो रहा था मेरे लिए, घर की बड़ी बेटी के लिए। माँ बाबूजी भी कितने खुश लग रहे थे और खुश होंगे भी क्यों नहीं, उनकी बड़ी बेटी की शादी जो होने जा रही थी। पर क्या मैं इस शादी से खुश थी? इस सवाल का जवाब मैं खुद को भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मेरा जवाब इस घर में जो तूफान ले आता उसका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। रात के 11 बज चुके थे। सभी मेहमान अपनी अपनी जगह लेटकर बातों में लगे थे, लेकिन मैं अपने कमरे की खिड़की से कभी उस जगह को ताक रही थी जिस पर वह हर रोज टहलता हुआ दिखाई देता था। कभी चांद की उस चांदनी को निहार रही थी जो उस वक्त मुझे सुहानी नहीं लग रही थी। मेरी छोटी बहन बेड पर लेटी लेटी अपने मोबाइल पर पुराने गाने सुनते सुनते सो चुकी थी। उसके मोबाइल पर अभी भी गाना चल रहा था। उसने थोड़ी देर पहले ही जब छोटी को मैंने अपने दिल की बात बताई थी तो वो कितना चौंक गई थी और कहने लगी, क्या दीदी, कल आपकी शादी है और आप आज मुझे ये सब बता रही हैं? कौन है वह लड़का और कितने दिनों से ये सब चल रहा है? और मैंने उससे कहा, कुछ भी नहीं चल रहा है और कुछ चल भी नहीं सकता। मैं बस उसे पसंद करती हूँ, शायद वह भी। कभी उसने अपने मुंह से कहा तो नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ और जानती हूँ कि वह भी मेरे लिए अपने दिल में कुछ जज्बात तो रखता है छोटी। लेकिन मैंने कहा, वो सामने वाले राघव अंकल है ना, उनके यहाँ ऊपर वाले कमरे में किराए से रहता है छोटी। छोटी बोली, वो राइटर? मैंने छोटी के बाल नोचते हुए कहा, उसका नाम राहुल है। और ये क्या है राइटर? ऐसा क्यों कह रही हो? वह लिखता है और अच्छा लिखता है। जानती भी हो कुछ छोटी? हाँ हाँ, सारा मोहल्ला जानता है। तो क्या उसने कभी तुम्हें प्रपोज नहीं किया? छोटी ने पूछा। तो मैंने कहा, नहीं, अभी तो बताया कि उसने कभी कहा नहीं, बस एक बार मेरा हाथ पकड़ा था और उस स्पर्श ने ही मुझसे सब कुछ कह दिया था। छोटी बोली, तो आपने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? मैंने छोटी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम तो जानती हो ना बाबूजी को, उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत ना कर पाई मैं कभी छोटी। तो फिर अब ये सब बातें करके क्या फायदा? आप जब शादी के लिए हाँ कर चुकी हो तो भूल जाओ उसे और प्लीज मुझे सोने दो। इतना कहकर छोटी तो अपने मोबाइल में गाने सुनते हुए सो गई थी और मैं चाहकर भी अपनी आंखों को एक पल भी बंद नहीं कर पा रही।
नींद तो मुझसे कोसों दूर थी। मैं फिर से सामने वाली छत को निहारने लगी थी। क्या वह जानबूझकर आज अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहा था? क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, या ये जानकर कि कल मेरी शादी हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए इस मोहल्ले को छोड़कर चली जाऊंगी? क्या हुआ, मुझसे प्यार नहीं करता है, या वह केवल मेरा ही भ्रम था? लेकिन मुझे वह हाथों को स्पर्श आज भी याद है, जिसने मेरे मन में एक हलचल सी मचा दी थी। उसका मेरी ओर देखने का वह अंदाज और अपनी कविताओं में लिखी वही भावनाएं, क्या वह सब मेरे लिए नहीं था? उस चांदनी रात में अपनी शादी के एक दिन पहले खिड़की के पास बैठी मैं उसकी और मेरी मुलाकात के बारे में ही सोच रही थी। एक दिन मैं घर के आंगन में रखे गमलों में पानी दे रही थी, तभी देखा गेट पर कोई खड़ा अंदर ही झांक रहा था। जब मैंने आगे जाकर पूछा, जी आप कौन और आपको किससे मिलना है? जवाब में उसने कहा, राहुल। मैं उसका नाम सुन करके चौंक गई। मैंने दोबारा पूछा, क्या नाम है आपका? मेरा हैरान होना उसे शायद अजीब लगा था। उसने फिर से जवाब दिया, जी राहुल नाम है मेरा। क्या आपके यहाँ कोई कमरा किराए पर मिल सकता है? मैंने उससे कहा, नहीं, यहाँ कोई कमरा नहीं है, लेकिन आप सामने वाले राघव अंकल के यहाँ पूछ सकते हैं, शायद उनके यहाँ एक कमरा खाली है। तभी माँ ने अंदर से आवाज लगाई, कौन है बाहर? मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, कोई नहीं माँ, कोई किराए का कमरा पूछने आया है। मेरा नाम सुनकर शायद उसे मेरी हैरानी की वजह पता चल गई थी। उसने कहा, तो इसलिए मेरा नाम सुनकर के चौंक गई थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो वह चुपचाप मुस्कुराता हुआ राघव अंकल के घर की ओर बढ़ गया था। पहली ही मुलाकात में जैसे हमारे नाम के साथ साथ हमारे दिल भी मिल गए थे। उसकी वह मुस्कुराहट मुझे आज भी याद है। उसे राघव अंकल के यहाँ कमरा मिल गया था। उसके बाद घर से बाहर आते जाते ना जाने ही कितनी बार हमारी नजरें एक दूसरे से टकराती थीं, लेकिन जुबान से कोई कुछ नहीं कहता था। धीरे धीरे उसके सरल स्वभाव और प्यारी सी मुस्कान ने मेरे पूरे मोहल्ले का मन जीत लिया था। राघव आंटी जी जब भी घर पर आती थी, माँ से उसके बारे में कोई न कोई बात करती थी, और मैं रसोई घर के काम के बहाने जाकर उनकी सारी बातें सुनती थी। राघव आंटी से ही हमें पता चला कि राहुल एक अनाथ लड़का था। रिश्तेदारों के नाम पर केवल एक मामा मामी थे। उन्होंने भी उसके बड़े होते ही उसे ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि अब खुद कमा कर खा सकते हो, तो हम पर बोझ क्यों बने हो। उसी दिन राहुल ने अपने मामा मामी का घर छोड़ दिया था। अब वह जीवन यापन के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। राघव आंटी ने एक बात और बताई थी, राहुल बड़ी ही सुंदर कविताएं और कहानियों को लिखता था। बचपन से ही उसके अंदर एक बहुत बड़ा लेखक बनने की चाह थी। मैं धीरे धीरे राहुल के हर एक गुण पर मर मिटने लगी थी, ये जानते हुए भी कि इस पागलपन का कोई भविष्य नहीं था। मैं उसकी ओर आकर्षित हुए जा रही थी, और राहुल को शायद अपनी मजबूरी और अपनी हद पता थी, इसलिए वह कभी भी मोहल्ले वालों के सामने अपने जज्बातों को जाहिर नहीं करता था। इस मोहल्ले ने उसे एक परिवार सा प्यार दिया था। राघव अंकल और आंटी जी तो उसे अपने बेटे की तरह चाहने लगे थे। एक दिन राघव आंटी घर पर आईं और माँ से कहने लगी, राघव जी ने कानपुर के पास ही कहीं खेती के लिए जमीन ली है। 2 दिन बाद हमने खेतों पर ही एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया है। अब तुम तो राघव जी को जानती ही हो, सारे मोहल्ले को निमंत्रण देने को कहा है। तुम सबको भी आना है, ठीक है ना? सब साथ मिलकर चलेंगे, पिकनिक भी हो जाएगी और पूजा का काम भी संपन्न हो जाएगा। उस दिन माँ ने भी जाने के लिए हामी भर दी थी। ये वही दिन था
जिस दिन मुझे राहुल के जज्बातों का भी पता चला था। लेकिन उस दिन भी उसने साफ साफ शब्दों में कुछ भी नहीं कहा था। राघव अंकल ने जब बताया कि खेतों से थोड़ी दूर पर ही एक नदी बहती है, तो हम मोहल्ले की कुछ लड़कियां और लड़के उस तरफ चल पड़े थे। मैं और छोटी पड़ोस की मीना दीदी के साथ चल रहे थे। तभी छोटी को आम का एक पेड़ नजर आया और हम लोग वहीं रुक गए। पेड़ काफी बड़ा था। उस पर चढ़ने का साहस तो हम में से किसी में नहीं था, तो हम नीचे पड़ी बड़ी सी लकड़ी के कच्चे आम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब बहुत देर बाद भी हमें कोई कामयाबी नहीं मिली, तो हम आगे बढ़ने ही वाले थे। इतने में 2-3 लड़कों का ग्रुप हमारी ओर पड़ा। उनमें राहुल भी था। उसने आगे बढ़कर मेरे हाथ से लकड़ी ली और उछलकर आम की एक डाली पर दे मारी। उसी के साथ 10-12 कच्चे आम नीचे गिर पड़े। इधर उधर देख नजदीकी दूसरी डाली ढूंढने लगा ताकि और आम तोड़े जा सकें। उसको देख सभी लड़कों में जोश आ गया। कुछ तो सीधा पेड़ पर चढ़ गए और देखते ही देखते हमने खूब सारे आम इकट्ठा कर लिए। अपनी झोली में खूब सारे आम लेकर हम नदी की ओर बढ़े। राहुल मेरे साथ साथ ही चल रहा था। जब मैंने एक आम को साफ कर खाना चाहा, तो उसने कहा, रुको रुको, ऐसे नहीं, नदी के पानी में धोकर फिर खा लेना। मैंने भी चुपचाप आम वापस अपनी झोली में रख दिया और उसकी ओर देखकर चलने लगी। तभी सामने पांव में आए पत्थर को मैंने देखा ही नहीं और उसकी एक ठोकर में से मेरी चुनरी में बनी झोली के सारे आम नीचे गिर गए। मैं भी बस गिरने ही वाली थी अगर उसने मुझे आगे बढ़कर थामा न होता। जैसे ही उसने मुझे बचाने के लिए छुआ, मेरे तन मन में मानो एक बिजली सी दौड़ गई और मैं सहम कर पीछे हट गई और राहुल ने एक एक कर सारे आम उठाए और वापस मेरी चुनरी की झोली में भर दिए। तभी अचानक उसने कहा, 1 मिनट, अपना हाथ तो दिखाना जरा। मैंने भी मजाक में उससे कहा, क्यों, क्या तुम हस्तरेखा पढ़ने में माहिर हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम्हारे हाथ पर कुछ लगा है, बस इसलिए कह रहा था। वैसे एक बात तुमने सही कही, मुझे थोड़ा बहुत हाथ पढ़ना आता है। मैंने उत्साहित होते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे पूछा, सच तो फिर बताओ मेरे हाथ में क्या लिखा है? उसने मेरे हाथ को गौर से देखा और कहा, हाँ, तुम्हारी शादी किसी लेखक से होगी। मैंने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, क्या मतलब है इसका? उसने फिर से अपनी कातिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हाँ, सच है, घबराओ नहीं, मेरे जैसे फटीचर लेखक से नहीं, तुम्हारी शादी तो किसी बेस्ट सेलिंग किताब लिखने वाले राइटर से होगी। मैं आगे बढ़कर उसे जवाब देना चाहती थी, लेकिन छोटी और मीना दीदी को अपनी तरफ आता देखकर हम दोनों ही कुछ संभल गए थे। छोटी ने पूछा, क्या हुआ दीदी, गिर गई थी? मैंने राहुल की ओर देखते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं, आम गिर गए थे। लेकिन राहुल ने मेरी मदद कर दी। चलो अब नदी की तरफ चलते हैं। उसके बाद वह पूरा दिन सबकी मौजूदगी के बावजूद हमने आंखों आंखों में बात करते ही गुजारा। जाहिर था वह भी मुझे पसंद करता था। अफसोस केवल इसी बात का था कि उसने अपने जज्बातों को शब्दों का रूप नहीं दिया था। उस दिन के बाद मैं केवल इसी इंतजार में रही कि राहुल कभी तो अपने प्यार का इजहार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने परिवार के अनुशासन के बोझ तले ऐसे दबी थी कि कभी मैं भी कुछ ना कर पाई। कभी कभी सोचती थी कि क्या मुझे ही राहुल से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर सोचकर रुक जाती थी कि अगर हिम्मत करके उससे बात कर भी लूं और अगर उसने कहा कि उसकी तरफ से ऐसे कोई जज्बात है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं क्या करूंगी? बस इसलिए मैंने भी खामोशी को ही अपना लिया था और
जब एक दिन घर में मेरे रिश्ते की बात चली तो मैंने अपने मन को समझा लिया था, ये सोचकर शायद यही मेरी नियति थी। उसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया। लड़के वाले मुझे देखने आए, शादी की तारीख भी निकल गई और मैं मेरे शादी के एक दिन पहले खिड़की से अब तक उसी की एक झलक के लिए तरसती रही। वह रात तो यूं ही आंखों आंखों में बीत गई। सुबह जब माँ कमरे में आई, मेरी आंखों से उन्हें पता चल गया कि मैं रात भर सोई नहीं हूँ। उन्होंने कहा, मैं समझ सकती हूँ, शादी के पहले ऐसा होता है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, सब ठीक होगा। दोपहर तक बारात यहाँ पहुँच जाएगी और शाम को मेरी लाड़ू का ब्याह हो जाएगा। शादी का जोड़ा रख कर जा रही हूँ, तुम्हारी सहेलियाँ आती ही होंगी। मेरी आंखें तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने को तरस रही हैं। इतना कहकर उन्होंने मेरे माथे को चूम लिया। मेरी आंखों में आंसू थे, कुछ आंसू बहे थे मेरी अधूरी मोहब्बत के नाम, तो कुछ आंसू अपने घर से बिछड़ने के नाम। माँ के नीचे जाने से पहले छोटी की ओर देखा, वह अभी भी सो रही थी। उन्होंने उसको उठाते हुए कहा, देखो, इस घर में शादी है और महारानी घोड़े बेचकर सो रही हैं। चलो दीदी को तैयार होने में मदद कर दें। इतना कहते हुए माँ कमरे से बाहर निकल गई। देखते ही देखते बारात मेरे दरवाजे पर आ चुकी थी। पूरा मोहल्ला मेरी शादी में शिरकत करने को तैयार था। मेरी सहेलियों ने मुझे तैयार कर मेरे कमरे में एक जगह पर बिठा दिया था और खुद नीचे बारात को देखने चली गई थी। मैं कमरे में अकेली थी, तभी राघव आंटी का छोटा बेटा जय मेरे कमरे में आया। उसने कहा, दीदी, राहुल भैया ने ये चिट्ठी भेजी है। बस इतना कहकर वह भाग गया। राहुल की चिट्ठी देख मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं मन ही मन उसे कोस रही थी। अब क्यों भेजी है चिट्ठी? जब कहना चाहिए था तब तो कुछ ना कहा है। मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे अब कुछ भी जानना ही नहीं है। ऐसा सोच मैं उस कागज को फाड़ने ही वाली थी, तभी मेरे दिल से आवाज आई, एक बार देख तो ले क्या लिखा है, वरना जिंदगी भर पछताना होगा कि आखिर क्या लिखा था राहुल ने। मैंने उस कागज पर लिखे उसके जज्बात पढ़ना शुरू किए। कहने की हिम्मत तो मैंने कभी की ही नहीं और आज तो मेरे पास इसका हक भी नहीं रहा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मेरी पहली पहल का इंतजार था, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं चाहकर भी ये ना कर सका। मेरी मजबूरियां ही मेरे पाँव की बेड़ियां हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे तुम तक आने से रोका है। मैं तुम्हें असीमित प्यार तो दे सकता हूँ, लेकिन अफसोस है कि मैं सिर्फ प्यार के सहारे इंसान इस दुनिया में जी नहीं सकता है। मुझ जैसा एक अनाथ, एक फटीचर लेखक तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाएगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता और यही वजह है चाहकर भी कभी अपने प्यार का इजहार तुमसे नहीं किया। आज तुम यहाँ से विदा हो जाओगी, फिर कब मुलाकात होगी पता नहीं, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे कायर समझो। बस इसलिए ये खत तुम्हें लिख रहा हूँ, पढ़ते ही इसे जला देना। मेरी याद बनकर इसे अपने पास संभालने की सोचना भी मत। तुम हमेशा खुश रहो, यही कामना करता हूँ। तुम्हारा राहुल, जो कभी तुम्हारा ना हो पाया। राहुल की बात चिट्ठी पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लाख कोशिशों के बावजूद मैं अपने अंदर समेटे बैठी उस तूफान को रोक नहीं पा रही थी। तभी छोटी मेरे कमरे में आई, मेरी हालत देखकर कहने लगी, दीदी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? देखो तो पूरा मेकअप खराब कर दिया है। मैंने उसे अपने हाथ का कागज थमाया। एक नज़र पड़ने के बाद वह कहने लगी, दीदी अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। नीचे तुम्हारी बारात खड़ी है, भूल जाओ उसे। छोटी ने मेज की दराज से एक माचिस निकाली और मेरी ही आंखों के सामने वह चिट्ठी जला दी। उस वक्त मुझे लगा जैसे वह कागज का टुकड़ा नहीं, मेरे सपने, मेरा पहला प्यार, मेरी चाहत,
सब कुछ उस कागज के टुकड़े के साथ जल रही थी। फिर छोटी ने मुझे पानी पिलाया, मेरा मेकअप ठीक किया। इतने में मेरी सहेलियां भी कमरे में आ गईं। एक ने कहा, मुझे अब नीचे चलना होगा, थोड़ी ही देर में रस्में शुरू हो जाएंगी। मैं चुपचाप अपनी जगह से उठी और सहेलियों के संग नीचे उतरने लगी। नीचे उतरने से पहले मैंने सीढ़ियों से एक ही नजर चारों ओर घुमाई। मोहल्ले का हर एक शख्स वहां मौजूद था और राहुल को भी मैंने देखा। राहुल मेरी ओर ही देख रहा था। एक पल के लिए हमारी नजरें टकराईं और उसने नजरें नीची कर ली। उसके बाद जैसे मैं अपनी सुध-बुध गंवा चुकी थी, बस यंत्रवत अब मुझे शादी की रस्में निभानी थी। मैं धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। नीचे आते ही माँ ने मेरी नजर उतारी और मुझे शादी के मंडप तक ले गई। मैं बस अपनी जगह आकर बैठ गई। पास ही मेरा होने वाला दूल्हा बैठा था। सामने पंडित जी तैयारी में लगे हुए थे। थोड़ी ही देर में पंडित जी ने मेरी माँ से कहा कि कन्या के पिताजी को बुलाओ। माँ बाबूजी की ओर बढ़ी तो उसी वक्त मैंने देखा बाबूजी मेरे होने वाले ससुर जी से कुछ बात कर रहे थे। उनकी बातचीत मैं ठीक से सुन नहीं पा रही थी, लेकिन देखने से पता चल रहा था कोई परेशानी की बात तो थी। मेरे होने वाले ससुर बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे और बाबूजी का चेहरा मुरझाया सा लग रहा था। मैंने पास ही खड़ी छोटी को इशारे से अपने पास बुलाकर पूछा, कुछ हुआ है क्या? बाबूजी इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? छोटी ने कहा, पता नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। छोटी उन तक पहुँचती उससे पहले ही वह दोनों अंदर के कमरे में चले गए। जब माँ से पूछा तो उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि कुछ जरूरी बात करने दोनों अंदर के कमरे में गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर वह अंदर चली गई। लगभग 20 मिनट गुजर चुके थे। हम दोनों किसी बुद्ध की तरह चुपचाप मंडप में बैठे थे। मेरे पास ही खड़े कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। उनकी फुसफुसाहट मुझे साफ सुनाई दे रही थी। क्या बात हो गई? लड़के के पिताजी नाराज हो गए लगता है। दूल्हा दुल्हन मंडप में तैयार बैठे हैं और माता पिता का पता नहीं है। जरूर कुछ तो हुआ है, वरना ऐसे ही कोई करता है भला? ऐसे ही तरह तरह की बातें मेरे कानों में पड़ रही थीं। मेरा मन बहुत घबरा रहा था। कहीं किसी ने मेरे दिल की बात लड़के के माँ बाबूजी को तो नहीं बता दी होगी। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं था। मैंने तो सिवाय छोटी के और किसी से भी इसका जिक्र ही नहीं किया। फिर क्या बात हुई होगी? मैंने चोरी से एक नजर अपने होने वाले पति पर डाली। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह भी शायद इस बात से अनजान थे कि आखिर वहां क्या हो रहा है, या फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस बात से मेरा मन बेचैन बस बाबूजी की ओर लगा था। मुझे लग रहा था अभी भाग कर जाऊं और पूछ ही लूं आखिर क्या बात हुई है, पर मैं अपनी हद जानती थी। एक दुल्हन का ऐसा बर्ताव शायद किसी को भी पसंद नहीं आता। तभी अचानक मेरे होने वाले ससुर जी गुस्से में तमतमाते हुए मंडप की ओर आए और अपने बेटे से कहने लगे, उठो बेटा राजीव, अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी। ऐसे लोगों से क्या नाता जुड़ेगा जो अपनी जुबान के पक्के ही ना हो। इतना सुनते ही उनका आज्ञाकारी बेटा झट से मंडप से उठ करके उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उनके इतने कठोर बोल सुनते ही मैं भी अपनी जगह उठकर खड़ी हो गई। मैंने देखा माँ और बाबूजी भी मंडप के पास आ गए थे। बाबूजी पसीने से लथपथ भरे हुए थे। उनके हाथ में एक बैग था और माथे पर ढेर सारी परेशानी। माँ के आंखों में आंसू थे। वह लगातार दूल्हे की माँ के हाथ पैर पकड़कर कुछ कहे जा रही थी, लेकिन मेरी होने वाली सास उनकी बात भी नहीं सुन रही थी। बाबूजी की ऐसी हालत देख मैंने हिम्मत करके आगे बढ़कर माँ से पूछा, माँ आखिर क्या हुआ है? आप
रो क्यों रही हैं? उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तभी दूल्हे के पिता ने कहा, अब कुछ ठीक नहीं होगा सीमा जी, अब यहाँ शादी नहीं होगी। आपने कहा था फेरे पड़ने से पहले पूरे 5 लाख कैश हमारे हाथ में होंगे, और अब आप धोखेबाज हमें बस 4 लाख में ही सब निपटाना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा हमारे साथ। उनके मुंह से 5 लाख की बात सुन मेरे पांव के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई थी। दहेज, मेरी शादी के लिए दहेज दिया जा रहा है, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। मैंने सवालों भरी नजरों से अपने माँ बाबूजी की ओर देखा। कितनी सफाई से उन्होंने मुझसे ये बात छुपा कर रखी थी। मेरे बाबूजी ने दूल्हे के बाबूजी से धीमी आवाज में कहा, भाई साहब, मेहमानों के सामने ये सब बात मत करो। मैंने आपसे कहा ना, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। बस ये शादी हो जाने दीजिए और मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। 1 लाख की ही तो बात है, मैं जल्द से जल्द इसका इंतजाम कर लूंगा। आप ये बाकी रकम स्वीकार करके मेरी बेटी को अपना लीजिए। देखिए, सब देख रहे हैं, खामखा तमाशा बन जाएगा। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। दूल्हे के पिता ने पैसों का बैग बाबूजी की ओर करते हुए कहा, तमाशा तो आप कर रहे हैं। अभी तो बेटी विदा भी नहीं की और ये हाल है। आगे क्या खाक रिश्तेदारी निभाएंगे आप? रखिए अपनी बेटी को अपने पास, हम तो चले। चलो भाई, बारात वापस ले चलो। ना जाने किन फटीचरों से पाला पड़ गया है। उनके इतना कहते ही चारों ओर जैसे अफरा तफरी मच गई। मोहल्ले वाले आगे आकर बारातियों को समझाने लगे। बाबूजी लगातार दूल्हे के पिता को मनाते रहे, उनके पैर पड़ते रहे। मेरी माँ ने रोते हुए कहा, देखिए, अगर बारात लौट जाएगी तो मेरी बेटी का क्या होगा? हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। उससे कौन शादी करेगा? फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि मेरे बाबूजी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे। इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की ताकत मुझ में नहीं थी। मैंने आगे बढ़कर बाबूजी के दोनों हाथ थाम लिए और उनसे कहा, नहीं बाबूजी, अब और नहीं, बस बहुत हुआ। इन लोगों को जाने दीजिए। मैं खुद भी अब इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। आप तो शुक्र मनाइए कि आपकी बेटी ऐसे लालची लोगों के घर में जाने से बच गई। इन जैसे लोगों की भूख कभी नहीं मिटती। इनसे रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया तो समझिए आपकी बेटी बच गई, वरना हो सकता है किसी दिन आपको मेरी जली हुई लाश ही मिलती। जाने दीजिए इन्हें। मेरी बात सुनकर सारे बारातियों ने एक पल में ही हमारा आंगन खाली कर दिया। पीछे रह गए थे मेरे मोहल्ले वाले और मेरे रोते बिलखते माँ बाबूजी। थोड़ी देर पहले तक जो आंगन शादी की शहनाई से गूंज रहा था, वहां किसी मातम सा माहौल छा गया। तो मैंने बाबूजी को इस हालत में कभी नहीं देखा था। हम सब तो कितना डरते थे उनसे, लेकिन आज वह जमीन पर बैठकर किसी नन्हे बच्चे की तरह रो रहे थे। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, वह लोग तो पराए थे बाबूजी, उनसे कोई शिकायत नहीं है बाबूजी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्यों इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई? जब उन्होंने दहेज की मांग की थी तभी आपने इस रिश्ते के लिए मना कर देना चाहिए था। कि आपकी बेटी आपके लिए इतना बोझ बन गई है कि आपने यूं उसे पैसे के साथ विदा करना चाहा? मेरी बातें सुनकर बाबूजी और भी टूट गए थे। माँ भी पास में ही बैठी थी, उनके आंसू पहुँच रही थी, लेकिन खुद भी रोए जा रही थी। राघव अंकल ने उन्हें संभालते हुए कहा, प्रताप भाई, आपकी बेटी 16 आने सच कह रही है। आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए अपनी बेटी पर। अपनी बिटिया तो खरा सोना है। सोना इन लुटेरों के हाथ में से बच गई, समझो। मेरे बाबूजी ने कुछ संभालते हुए मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये सब तो ठीक है राघव जी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है उस बदनामी की काली छाया
मेरी बेटी का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अब उसकी बारात तो लौट गई, अब कौन उसे अपनाएगा। राघव अंकल बोले, ये सब तो कहने की बातें हैं। हो सकता है इससे भी अच्छा लड़का हमारी रीमा के नसीब में लिखा हो। आप परेशान क्यों होते हैं? आइए उठिए। राघव अंकल ने मेरे बाबूजी को उठाया, पास ही रखी एक कुर्सी पर बिठाया और पानी पिलाया। अभी बाबूजी पानी पीकर संभाल ही रहे थे कि अचानक मोहल्ले की भीड़ से राहुल सामने आया। अभी तक जो कुछ भी हुआ था उस बीच में राहुल को तो मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि जो कुछ भी वहां हो रहा है राहुल भी तो सब कुछ देख ही रहा होगा। अचानक भीड़ में से राहुल का यूं मेरे सामने आना मुझे अंदर तक डरा रहा था। कुछ देर पहले ही तो मेरे परिवार पर गमों का एक पहाड़ सा टूट पड़ा था और अब राहुल उसे देखते ही एक बार फिर से मेरे मन में एक साथ कई सवाल उमड़ पड़े थे। ना जाने वह अब क्यों इस तरह सबके सामने आया था। आखिर करना क्या चाहता था राहुल। राघव अंकल और बाबूजी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही राघव अंकल ने पूछा, अरे राहुल, तुम्हें कुछ काम था क्या? राहुल ने कहा, राघव अंकल, मैं प्रताप अंकल से कुछ बात करना चाहता हूँ। राघव अंकल ने उसे कहा, देखो बेटा, अभी यह माहौल कुछ ठीक नहीं है, तो मैं अभी ऐसा क्या काम आन पड़ा है, तुम अपनी बात बाद में कर लेना, ठीक है? जाओ बेटा, बाद में आना। मैं राहुल की ओर ही देख रही थी। उसकी आंखों में भी अजीब सी चमक को मैं महसूस कर सकती थी, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला उसने कर लिया हो। इसलिए राघव अंकल की बात सुनकर उसने कहा, नहीं अंकल, बाद में नहीं, जो बात मुझे करनी है वह अगर अभी नहीं की तो जिंदगी में दोबारा शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। उसके मुंह से वह शब्द सुनकर बाबूजी ने उससे कहा, हाँ कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? बाबूजी कुर्सी पर बैठे हुए थे। राहुल उनके पांव के पास जाकर बैठ गया और उनकी ओर देखकर कहने लगा, बाबूजी। उसके मुंह से अपने लिए बाबूजी सुन मेरे बाबूजी कुछ हैरान से हो गए, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही राहुल ने फिर से अपनी बात कहना शुरू किया। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए बाबूजी। मैं जानता हूँ आपसे अभी कुछ भी कहने का ये उचित समय नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने अगर आज ये बात आपसे नहीं की तो फिर कभी भी इसकी हिम्मत दोबारा नहीं कर पाऊंगा। आप तो जानते हैं मैं एक अनाथ हूँ जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, कहने को एक मामा है जिनके लिए मैं एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने कई वर्ष पहले ही अपने कंधों से मुझे उतार फेंका। अगर आज मेरे पास अपना कहने को कोई है तो ये मोहल्ला और इस मोहल्ले के लोग ही हैं। अब यही मेरा परिवार है। अभी थोड़ी देर पहले आप राघव अंकल से कह रहे थे कि अब बदनामी की काली छाया आपकी बेटी का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसकी बारात जो लौट गई है, अब कौन उसे अपनाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ठीक समझें और रीमा की भी हाँ हो तो मैं आपको और इस मोहल्ले को साक्षी मानकर आपकी रीमा को अपनाना चाहता हूँ, उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। राहुल के मुंह से ये बात सुनकर बाबूजी, मैं और वहां मौजूद हर एक शख्स जैसे एक पल के लिए बुत बन गए। फिर बाबूजी को अचानक उसकी बात समझ आई तो वह अपनी जगह से उठते हुए लगभग चीख पड़े। क्या क्या कह रहे हो तुम राहुल? मैं जानता हूँ आप यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ खुद एक फटे हाल की जिंदगी जी रहा हूँ। कैसे मैं रीमा को खुश रख पाऊंगा? लेकिन बाबूजी, मेरा यकीन कीजिए, मैं रीमा को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। अभी भले ही मैं बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ,
लेकिन मैं जल्द ही कोई नौकरी ढूंढ लूंगा बाबूजी। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है मैं बस उसे ठीक करना चाहता हूँ। राहुल की बात सुनकर बाबूजी गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने राघव अंकल को देखते हुए कहा, देखा राघव जी, ये होता है जब एक लड़की की बारात उसके दरवाजे से बिन ब्याह के लौट जाती है। हाँ, यही होता है, कोई भी आकर आपके मुंह पर कालिक पोत जाता है। इस लड़के की हिम्मत तो देखो, अभी तो लड़के वाले मोहल्ले से बाहर भी ना निकले होंगे और चला आया यहाँ अपना मुंह उठाए। कहता है मैं आपकी बेटी को अपनाना चाहता हूँ। अरे भाई, क्या मेरी बेटी हमारे लिए बोझ है? नाजा उसे पाला है और इसलिए चाहते हैं कि चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाएंगे अपनी बेटी के लिए। लेकिन हमारी किस्मत देखो, बेटी की बारात क्या लौट गई। गली का कोई भी लड़का आकर हमसे ऐसी बात करने की जरूरत कर रहा है। और तुम राहुल, हम तो तुम्हें होनहार लड़का समझते थे, लेकिन क्या तुम हमारी बेटी के बहाने हमारी इस परिस्थिति का फायदा उठाना चाहते हो? राहुल बाबूजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सच में रीमा को चाहता हूँ और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मैं खूब मेहनत करूँगा, आपकी बेटी का हर सपना पूरा करूँगा जो आपने उसके लिए देखा है। आपके आशीर्वाद के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राहुल की बात सुनकर राघव अंकल ने राहुल का हाथ पकड़ा, उसे एक तरफ ले गए और उससे कहा, राहुल बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? राहुल, राघव अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है बस उसके लिए ही नहीं, बल्कि मैं तो बहुत पहले से ही रीमा से प्यार करता हूँ, मगर मैं अपनी हैसियत भूला नहीं था, इसलिए चुप था। लेकिन आज के बाद मुझे मेरी रीमा कोई और दुख देखे ये मैं कैसे होने देता। और मेरा ये प्यार एक तरफा नहीं है, रीमा भी मुझे चाहती है। आप चाहें तो रीमा से पूछ लीजिए। प्लीज अंकल, आप तो मुझे अपने बेटे के समान मानते हैं ना, तो अपने बेटे की मदद कीजिए और बाबूजी को समझाइए। प्लीज प्लीज अंकल। राहुल की बात सुनकर के राघव अंकल ने मेरी ओर देखा। मैं अब तक एक मूर्ति की तरह खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी। अंकल ने जैसे ही मेरी ओर देखा, मुझे उनकी आंखों में एक सवाल दिखा, जैसे पूछ रहे हो, क्या राहुल सच कह रहा है? मैंने एक भी पल न गमाते हुए धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और नजरें नीची कर ली। अब हम दोनों का भविष्य राघव अंकल के हाथ में था। हम जानते थे वही हैं जो बाबूजी को शादी के लिए मना सकते हैं। राघव अंकल मेरे बाबूजी के पास गए और उन्हें धीरे से कहा, देखिए प्रताप भाई, ये आपका एक निजी मामला है कि आप किससे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन हम सब इस मोहल्ले में कई वर्षों से एक परिवार की तरह रहते हैं आ रहे हैं और उसी की वजह से एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। राहुल एक सुलझा हुआ लड़का है। हाँ, ये उसकी बदकिस्मती है कि उसके पास घर परिवार कुछ नहीं है, मगर क्या अभी आपने सुना उसने इस मोहल्ले को ही अपना परिवार बताया है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप खुद भी उसे एक होनहार लड़का समझ रहे थे, मगर जैसे ही उसने आपकी बेटी का हाथ थामना चाहा, वह गली का एक आवारा लड़का बन गया। मैं ये नहीं कहता कि बिना कुछ सोचे समझे राहुल की बात मान लीजिए, लेकिन एक बार आप अपनी बच्ची रीमा से तो पूछ लीजिए, हो सकता है उसे भी ये रिश्ता पसंद हो। रही बात घर जायदाद और परिवार की, तो आपने तो अभी अभी देखा कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद हमारी बेटी तो बिन ब्याही रह गई ना। मैं राहुल को अपने बेटे की तरह ही मानता हूँ। आप यूं ही समझिए कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से करने जा रहे हैं। जब तक राहुल के हालात सुधर नहीं जाते, आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह संभालूंगा।
प्रताप भाई जोड़ियां तो ऊपर से ही बन करके आती हैं। हम चाहें कुछ भी कर लें, अगर दोनों बच्चों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो हम तो बस एक जरिया हैं। आप बस एक बार मेरी बात पर गौर कीजिए। मैंने देखा अंकल की बात सुनकर के बाबूजी के चेहरे के भाव धीरे धीरे कुछ बदलते से दिखाई दिए। उनका गुस्से में तमतमाता चेहरा अब शांत लग रहा था। उन्होंने एक नज़र पास ही खड़ी मेरी माँ की ओर देखा। वह राघव आंटी का हाथ थामे खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये कह पाना मुश्किल था कि ये आंसू गम के थे या खुशी के। फिर बारी मेरी थी। मैं बाबूजी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। झुकी हुई गर्दन से धीरे धीरे मैं बाबूजी के पास आई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। उसके बाद ना जाने कहां से मुझ में कुछ हिम्मत सी आ गई। मैंने अपनी झुकी गर्दन उठाई और बाबूजी की आंखों में देखते हुए कहा, बाबूजी, अगर आप और माँ का आशीर्वाद मिले तो मैं भी राहुल से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आपका दिल दुखाकर मैं कुछ नहीं करना चाहती। मेरी मुंह से ये बात सुनकर के बाबूजी ने कहा, बेटी, माँ बाप तो बस अपनी औलाद का भला ही चाहते हैं। तुम खुश हो तो हमें और क्या चाहिए। बाबूजी ने राहुल की ओर देखा, उसे अपने पास बुलाया और नम आंखों से हम दोनों को एक साथ गले लगा। अपने बाबूजी का ये रूप मैंने पहली बार ही देखा था। मैं बहुत खुश थी। मैंने चुपके से राहुल की ओर देखा। वह मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देख मैं भी मुस्कुरा रही थी। साथ ही आंखों में खुशी के आंसू भी आ रहे थे। उसके बाद तो पूरे मोहल्ले वालों ने हमें घेर लिया था। बधाइयाँ और शुभकामनाओं की जैसे बारिश सी हम पर हो रही थी। फिर राघव आंटी ने राहुल को अपने साथ चलने को कहा और जाते ही वह मेरी माँ से कह गई, सीमा, अब तो समधन बनने जा रही हो, खूब अच्छे से खातिरदारी कराऊंगी। मैं आ रही हूँ अपने बेटे की बारात लेकर, तुम तैयारी कर लो। और हाँ, आज रात बारात यहीं रुकेगी तुम्हारे आंगन में, फिर कल सुबह विदाई होगी। उसकी बात सुनकर मैं कितनी जोर से हंस पड़ी थी। उसी रात मैं और राहुल अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को और अग्नि को साक्षी मानकर एक हो गए थे। और अब देखो, अपने ही कमरे में, अपने ही बिस्तर पर दुल्हन बनी बैठी मैं कभी मुस्कुरा रही हूँ तो कभी घबरा रही हूँ। इस एक दिन में मेरी जिंदगी इस तरह करवट ले लेगी और मैं अपने प्यार को इस तरह, इसी सजी हुई सेज पर इस तरह इंतजार करूंगी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही ना था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थोड़ा हमें सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।